नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे। आज की चर्चा का विषय है अनुवाद सिद्धांत एक अवलोकन, ट्रांसलेशन थियरीज एंड ओवरव्यू। तो हम चर्चा करेंगे अनुवाद सिद्धांत के संदर्भ में, उसका परिचयात्मक रूप आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे और अगले सत्रों में हम विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। आज संक्षेप में जब हम अनुवाद सिद्धांत कहते हैं तो हमारा क्या अभिप्राय है और कौन कौन से उसके प्रमुख महत्वपूर्ण रचनाकार, अनुवादक और उनकी जो विभिन्न परिधियां रही हैं, विभिन्न युगों में अनुवाद किस रूप में दिखाई देता है, एक विहंगावलोकन करने की कोशिश करेंगे। एक तरह का एक ओवरव्यू होगा और संक्षेप में, सार संक्षेप में अनुवाद सिद्धांत के बारे में हम जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अनुवाद सिद्धांत से हमारा क्या अभिप्राय है। जब हम अनुवाद सिद्धांत कहते हैं तो ये होता क्या है। उसके बाद हम चर्चा को पश्चिमी अनुवाद चिंतन पर केंद्रित करते हुए प्राचीन युग में अनुवाद चिंतन की व्याख्या करेंगे और देखेंगे कि कैसे ओल्ड टेस्टामेंट में अनुवाद हुए और बाइबल के अनुवादों के प्रसंग में अनुवाद किस रूप में देखा गया। उसके बाद फिर पाश्चात्य अनुवाद चिंतन का मध्य युग, जिसमें हम देखेंगे कि मार्टिन लूथर ने और एतियन डोले ने कैसे अनुवाद को व्याख्यायित समझाने की कोशिश की। फिर हम देखेंगे कि आधुनिक युग का अनुवाद का क्या है, उसमें फिट्जराल्ड इत्यादि ने किस रूप में उसको समझने की, जानने की कोशिश की है। तो चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा का विषय है अनुवाद सिद्धांत एक अवलोकन, ट्रांसलेशन थियरीज एंड ओवरव्यू। और इस संदर्भ में पहले जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि अनुवाद सिद्धांत जब हम कहते हैं तो हमारा सरोकार क्या है, हमारा आधार क्या है, हमारी संकल्पना क्या है। What do we understand when we say translation theories? तो इस संदर्भ में हम देखने की कोशिश करें कि अनुवाद का भी सिद्धांत होता है। हर विषय का एक सिद्धांत होता है और हम समझने की कोशिश करें कि अनुवाद भी जब एक विषय है, अनुवाद भी एक विधा है, अनुवाद भी एक कार्रवाई है, एक एक्शन है, एक्ट है और अनुवाद एक तरह का प्रोडक्ट है, तब उसके लिए कुछ तो थियरीज होंगी। जैसा अन्य विषयों में भी होता है, कभी व्यवहार से सिद्धांत बनता है और कभी सिद्धांत के आधार पर व्यवहारिक रूपांतरण होता है, वैसे अनुवाद में भी हो। लेकिन अनुवाद में ज्यादा संभावना इसकी है कि पहले व्यवहारिक कार्य हुए, फिर अनुवाद बने, सिद्धांत बने। और सिद्धांतीकरण की जो प्रक्रिया है, जो थियराइजेशन के प्रोसेस है, उसमें जिसे हम वेल डिफाइंड थियरी कहें, वो आधुनिक युग में ही आता है। लेकिन कुछ न कुछ बातें ऐसी थी जिसको हम चिंतन या सिद्धांत कह सकते हैं, थॉट और थियरी, उसके रूप में हम उसको परिभाषित कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, उसका समायोजन कर सकते हैं। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो अनुवाद पश्चिम में लगभग 4000 साल पुरानी परंपरा से जुड़ी चीज रही है। यद्यपि उसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता था, किस रूप में ये आता था, इस पर चर्चा करने की आज आवश्यकता उतनी है नहीं, क्योंकि हम आप सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं। भारत के संदर्भ में और पुरानी बात रही है, 5000 साल पुरानी है, उससे भी ज्यादा ऋग्वेद से इसका संदर्भ जोड़ा जा सकता है। इसकी संक्षेप में चर्चा हमने पिछले अध्यायों में की है, शुरुआती बिंदुओं पर हमने की है, आज उसके ब्यौरे में नहीं जाएंगे। लेकिन हम संक्षेप में ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। हम जब सिद्धांत की बात करते हैं तो सिद्धांत तो ये होता है वेल डिफाइंड सिस्टमेटिक फॉर्मूला ऑफ एक्ट। लेकिन क्या ये वैसा संभव था? जाहिर सी बात है, स्पष्ट रूप से कहें कैटेगोरिकली ऐसा नहीं था। लेकिन सूत्र तो कुछ मिलते हैं, कुछ उसके ट्रेसेज हैं, कुछ उसके भाष्य के कुछ बिंदु हैं, वहाँ दिखाई देते हैं, वहाँ उसका रेखांकन किया जा सकता है, उनको
उनको ढूंढा जा सकता है, उनको परखा जा सकता है, उनको जाना जा सकता है। तो हम क्या करते हैं कि हम अब ये कोशिश करते हैं कि देखने की कोशिश करते हैं कि असल में प्राचीन पाश्चात्य सिद्धांत की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई। और जब हम सिद्धांत की बात करते हैं तो हमारा क्या मतलब है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। तो अभी जैसे मैंने बताया, सिद्धांत में कुछ निश्चित परिभाषाएं, स्पष्ट निर्देश, स्पष्ट कार्य विधि, कुछ डिवाइसेज होती हैं, कुछ फार्मूला है, और ये सब जब बन जाता है तो उसको थियरी कह देते हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से जैसे मैंने बताया, पहले इस तरह का थियरेटिकल डिस्कोर्स नहीं था। लेकिन तो क्या बिल्कुल थियरी का कहीं कुछ सूत्रपात ही नहीं हुआ था? क्या कोई विचार ही नहीं थे? क्या कोई थॉट प्रोसेसिंग ही नहीं थी? ये कहना भी गलत होगा। तब हम क्या करेंगे? तब हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि असल में इसकी शुरुआत कब से हम खोजने की कोशिश करें, कब से हम जानने की कोशिश करें, तो ये पता चलता है कि जो प्राचीन पाश्चात्य युग था, उसमें कैसे अनुवाद बढ़ा, कैसे दिखाई देता है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि असल में ये बाइबल के अनुवादों से होता है। अब आप कहेंगे बाइबल तो 2000 साल ही पुराना है, तो कैसे? क्योंकि जीसस क्राइस्ट के साथ होता है, वहाँ ज़्यादा व्यवस्थित होता है, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट के ट्रांसलेशन के साथ होता है। पर शुरू में जो और ज़्यादा चिंतन उसके साथ होता है, उसके पहले जो होता है, वो देखें तो हम पाते हैं कि 240 BC बिफोर क्राइस्ट जो है, वो होमर के ओडिसी का लैटिन में अनुवाद किया गया था। उसके पहले जो है ओल्ड टेस्टामेंट का अनुवाद हुआ था, और उसके भी पहले ह्यूम की जो 21 BC यानी 21 ईसा पूर्व जो है, उसमें उन्होंने अपने राज्यादेशों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया था। तो 4000 साल अगर बहुत पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो हम 2000 से अधिक वर्ष तक तो निश्चित रूप से मान सकते हैं। अनेक जो राजा महाराजा थे, उन्होंने उसके अनुवाद करवाए, और उन्होंने अपने आदेशों की प्रतिष्ठा के लिए, उसको बताने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसके व्याख्यान के लिए, उसके विशेषीकरण के लिए, उसको पूरी तरह से पुष्ट करने के लिए, उसको ज़्यादा संबोधित करने के लिए, जन जागरूक बनाने के लिए, और जनता तक अपने कार्यों को बताने के लिए। हमारे यहाँ भी हुआ है, जो स्तंभ लेखन है, जो संदेश है, जो सूचनाएं हैं, अशोक के स्तंभ हैं, या उसके पहले हर्ष के स्तंभ हैं, ये जो स्तूप हैं, और उसमें जो शिक्षाएं प्रसार हैं, ये स्पष्ट रूप से बताती हैं कि कैसे जो राजाज्ञाएं थी, जो राजा के आदेश थे, राजा जन कल्याण के जो कार्य करते थे, या जो भी उनके आदेश थे, विभिन्न भाषाओं में उसको प्रस्तुत करना चाहते थे, उसका लिपिकरण करना चाहते थे, स्क्रिप्ट के रूप में उनको रखना चाहते थे, उनका डॉक्यूमेंटेशन होता था, उनको किस तरह से परिपुष्ट किया जाए, इसके लिए वो तरीके ढूंढ लेते थे, खोजने की कोशिश करते थे। तो इस दृष्टि से ये जो है ह्यूमर भी राजा जो थे, उन्होंने 21वीं जो 21 BC में अपनी राजाज्ञाओं का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करवाया। इससे ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ये पूरी तरह से अनुवाद को महत्वपूर्ण मानते थे। एक ही भाषा में कार्य नहीं होता था, और वे दूसरी भाषाओं के लोगों के प्रति संवेदनशील थे। वे यह भी समझते थे कि बिना सभी भाषाओं के लोगों को संज्ञान में लिए हुए सही ढंग से प्रशासन किया नहीं जा सकता है, प्रशासनिक व्यवस्था संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने राजाज्ञाओं का उस भाषा में भी अनुवाद कराया। और दूसरा संकेत जो मिलता है, वो ओल्ड टेस्टामेंट का अनुवाद मिलता है। ओल्ड टेस्टामेंट हिब्रू भाषा में लिखा गया, और हिब्रू भाषा
बहुत पुरानी भाषा मानी जाती है और उसका अनुवाद जो है ग्रीक में, विभिन्न भाषाओं में, ग्रीक भाषा में हुआ और उसका मुख्य आधार क्या था? यहूदियों के बीच ओल्ड टेस्टामेंट को पहुंचाना था। तो वहाँ हिब्रू बोली नहीं जाती थी, समझी नहीं जाती थी, उसको ज़्यादा मान्यता नहीं प्राप्त थी, तो इसलिए वहाँ स्थिति ये थी कि जन कल्याण के लिए और अपने धर्म प्रचार के उद्देश्य से उन्होंने सोचा जन संचार करवाने के लिए, जब अपनी धार्मिक मान्यताओं का प्रसारण करने के लिए ये स्थिति हुई कि वह हिब्रू भाषा में लिखित ओल्ड टेस्टामेंट का ग्रीक में अनुवाद कराया गया। ये प्राचीन युग की जो खास विशेषता थी वो देखने में आती है। इसी तरह से एग्रोनिकस ने उसमें लैटिन भाषा में अनुवाद किया और कब किया? 240 बीसी में। ये 240 ईसा पूर्व में इसका अनुवाद किया। अब हम देखते हैं कि कैसे ये अनुवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो विश्व के अनेक देशों में ये दूसरी भाषाओं से बढ़ते बढ़ते अनुवाद जो है वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बहुत उपयोगी समझा जाने लगा। जो शिक्षा का प्रसार है या धर्म का प्रचार है या प्रशासनिक दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन है, इस दृष्टि से देखा जाए तब क्या हो रहा है? तब ये ऐसी स्थितियां आई कि मध्य युग में भी अनुवाद बहुत सार्थक और सटीक होने लगा और इस दिशा में मार्टिन लूथर और एतीन दोले का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। लेकिन इसके पहले हम जिक्र जरूर कर दें कि प्राचीन युग में सिसरो एक बहुत बड़े अनुवादक थे और उन्होंने अनुवाद के संदर्भ में कुछ मान्यताएं भी रखी थी। और सिसरो की व्याख्या इसलिए भी जरूरी है कि सिसरो के जो अनुवाद संबंधी सिद्धांत है वो काफी हद तक नायडा और कैटफर्ड के सिद्धांतों के साथ साथ जो है भाषा वैज्ञानिक नजरिए से जो अनुवाद किया जाता है वहां तक भी पहुंचते हैं। यहाँ तक कि कई रियायतें भी वो देते हैं। वो ये तरह से इसके पक्षधर नहीं है कि बिल्कुल शब्दानुवाद किया जाए। वो कहते हैं कि उसके आधार को, उसके संदेश को सही ढंग से परिभाषित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में वो बताने की कोशिश करते हैं। अब हम आते हैं मध्य युग पर। मध्य युग में पुनर्जागरण की जो स्थितियां आती हैं वो दिखाई देती है और पुनर्जागरण के साथ साथ मध्य युग का विस्तार होता है। और मध्य युग में खास तौर से मार्टिन लूथर और एतीन दोले। भारत का मध्य युग भी वैसा ही है जैसा यूरोप का मध्य युग है। भारत में उस समय कबीर थे, तुलसीदास थे और वहाँ उस समय मार्टिन लूथर थे। मार्टिन लूथर बहुत उदारवादी माने जाते थे। यहूदी विचारक, लेखक मार्टिन लूथर कैसे जो है इस तरह से विस्तार से चीज़ों को रखते थे कि वो बताने की कोशिश करते थे कि कैसे जब अनुवाद किया जाए तो केवल हम सीमित संदर्भों के सही अनुवाद नहीं कर सकते हैं, बल्कि भाषा के साथ साथ जो धार्मिक शिक्षाएं हैं उसको भी सजीव बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव ना करें, लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि जिन लोगों तक ये संबोधित हो रहा है, जिन तक ये शिक्षाएं पहुंचाई जा रही हैं, वो किस रूप में पहुंचे, इसको भी देखने की आवश्यकता है। ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। इस दृष्टि से उनके जो अनुवाद संबंधी मत हैं वो आधुनिक युग में भी बहुत उपयोगी होते हैं और आधुनिक युग के साथ साथ उसका समायोजन करना जरूरी है, क्योंकि वो बिल्कुल मध्यकाल में होकर के पूरी तरह से मध्यकालीन मानसिकता से ओतप्रोत नहीं है। यदि समय उनका वही है, लेकिन वो नए ढंग से भी, नए परिप्रेक्ष्य में भी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, उनके विचारों को देखने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं कि उस दौर के दूसरे महत्वपूर्ण जो अनुवादक और चिंतक थे, अनुवाद चिंतक थे, वो थे एतीन दोले। एतीन दोले असल में फ्रांसीसी थे और फ्रांसीसी होने के कारण उन्होंने जब अपनी भाषा में अनुवाद किया
तो उन पर एक तरह का एग्जीक्यूशन भी किया गया, एक बहुत ज्यादा उनको मृत्युदंड दिया गया। और उसका कारण क्या था? उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये था कि उन्होंने तथाकथित रूप से बाइबल के साथ जो अन्याय किया, यानी बाइबल में जब अनुवाद किया उन्होंने, तो वो मूलतः जो मूल भाषा में लिखी गई चीजें थी, ऐसा माना गया सिद्धांतकारों के साथ साथ जो वहाँ के धर्मगुरुओं ने माना कि उन्होंने अन्याय किया है, और वो उन मान्यताओं को उन्होंने पुष्ट नहीं किया, वो उन्होंने नए ढंग से बात की, और एक तरह से वो पर्जरी थी, झूठी गवाही थी, और ईश्वर के साथ वो न्याय किया, यानी कि ईश्वरी धर्म विरुद्ध आचरण के कारण उनको दंडित किया गया, ये स्थिति थी। लेकिन एतियन डोले की जो मुख्य बात ये थी, ये तो इस उदाहरण से ही पता चलता है कि वो उदारतावादी विचारक थे, सोचते थे, वो अपने ढंग से अनुवादक को ये छूट देने के पक्षधर थे कि अनुवादक अपनी रुचि के अनुसार, अपनी निष्ठा के अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार उन बातों को रखे, उनका समायोजन करे। और वो यहाँ तक कि धार्मिक साहित्य भी है, थियोलॉजिकल टेक्स्ट भी है, रिलीजियस टेक्स्ट भी है, तो उसमें भी वो अपनी भूमिका निभा सकता है। इस दृष्टि से एतियन डोले का महत्वपूर्ण योगदान समझा जा सकता है। और भारत के इतिहास में ही नहीं, दुनिया के इतिहास में, ना कि भारत के इतिहास में भी कई घटनाएं ऐसी प्रकाश में आती हैं, लेकिन दुनिया के इतिहास में कुछ एक घटनाएं ही ऐसी हैं जो गलत अनुवादों के कारण किसी को दंड का भागीदार बनना पड़ा। भारत के संदर्भ में भी कभी कभी ऐसा होता है, माना जाता है कि विवश होकर के अनुवादकों को वही अनुवाद करना होता था जो उनको राजा बताते थे, या जो जो अधिकरण है, वो जो अथॉरिटीज है वो बताते थे। तो ये एक तरह की सामंती राजशाही जो व्यवस्थाएं थी, उसमें उनको अपनी स्वतंत्रता नहीं थी। वो तथाकथित धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उन चीजों का संचालन करते थे, नियंत्रण उनके पास होता था, और अनुवाद कर में भी उनको जरा भी छूट नहीं होती थी, जिसे हम कह सकते हैं कि अक्षरशः अनुवाद करने की उनको आज्ञा दी जाती थी, उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाता था, उनको कहा जाता था कि ऐसा ही वो करें। इसको हम दूसरे ढंग से समझने की कोशिश करें तो कहा जाता था कि वो शब्दानुवाद करें, वो जरा भी अपनी रुचि से, अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपनी समझ से कोई उसमें अंतरण ना कर सके। इस दृष्टि से देखा जाए तो एतियन डोले का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस संदर्भ में हम देखें तो हम पाते हैं कि एतियन डोले की जो विचारधारा है वो एक उदारतावादी और एक तरह से व्यापक दृष्टि वाली है। वो विश्व दृष्टि उनकी व्यापक थी, उनकी निजी मान्यताएं व्यापक थी, लेकिन अनुवाद के स्तर पर भी जो उन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया वो बहुत हद तक अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, बल्कि अंतिम दशक में, जिस एंड्रे लेफेर ने जिस उदारता की बात की है, जो संस्कृति को अनुवाद की इकाई माना है, यानी पूरी तरह से उदारता दी है और अनुवादक को छूट दी है, या जिसकी चर्चा हम करते हैं कि लॉरेंस वेनिटी ने अनुवादक की जिस दृश्यता की बात की है, तो वो एतियन डोले के यहाँ दिखाई देती है। वो विजिबिलिटी ऑफ ट्रांसलेटर के पक्षधर माने जाते हैं। अब हम आते हैं आधुनिक युग पर। आधुनिक युग में जैसा हम जानते हैं कि आधुनिक युग विकास का युग और औद्योगिकीकरण का युग रहा है, पुनर्जागरण का युग रहा है, और इसके साथ साथ जब दुनिया में अनेक भाषाओं का विकास हुआ, अनेक तरह के साहित्य रचे गए, अनेक तरह की परिस्थितियां आई, तो अनुवाद को भी वैश्विक मान्यताएं मिली। आधुनिक युग में अनेक लोगों का योगदान कहा जा सकता है। उसमें कुछ चिंतकों पर ध्यान केंद्रित करना, उसको सिमटा देना होगा, उसकी परिधि को संकुचित कर देना होगा। लेकिन अगर हम कहें तो एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण आता है फिट्जराल्ड का। फिट्जराल्ड असल में ये रुबाइयाँ उन्होंने
लिखी और रुबाइयाँ लिखते समय उन्होंने अनुवाद को भी परिभाषित करने की कोशिश की। उन्होंने बताने की कोशिश की कि एक जीवित गौरैया एक मरे हुए शेर से अच्छा है। ये उनका उदाहरण है और ये बहुत रोचक उदाहरण है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि सही ढंग से कोई अनुवाद किया जाए, वो चाहे वो सीमित हो, चाहे वो कचरा भी हो, लेकिन वो एक गलत अनुवाद से बेहतर होगा। मतलब ये है कि उसमें लाइव उसकी जीवंतता दिखाई देनी चाहिए, उसमें सजीवता होनी चाहिए, उसमें एक तरह का डिपिक्शन होना चाहिए, चित्रण होना चाहिए, उसमें ऐसे मूल्य हों कि वो लगे कि एक सजीव स्थिति आ गई है, एक नई रचना दिखाई दे रही है। अनुवाद अपने नए रूप में, नए कलेवर के साथ, नए कोपल के साथ आ गया है, न्यू फ्लेवर उसमें दिखाई देता है। इस दृष्टि से देखें तो फिट्जराल्ड की रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है और फिट्जराल्ड का जो अनुवाद के संदर्भ में विचार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिट्जराल्ड के अनुवाद को ही आधार रख करके हिंदी में हरिवंश राय बच्चन ने अनुवाद किया। मधुशाला का जो अनुवाद है वो पूरी तरह से इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। इस दृष्टि से अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये अनुसृजन का सर्वोत्तम उदाहरण कहा जा सकता है। ट्रांसक्रिएशन इसमें पूरी तरह से दिखाई देता है। एक तरह की नई दृष्टि दिखाई देती है, एक तरह का न्यूनेस इसमें आता है, एक नव्यता आती है और ये नव्यता ही एक नए भूलोक की रचना करती है, एक नई रचना बन करके सामने आती है, एक नॉवेल्टी बन करके सामने आती है और जो अनुदित रचना है वो नव्य रचना बन जाती है। तो इस दृष्टि से फिट्जराल्ड का योगदान अन्यतम कहा जा सकता है। उन्होंने अनुवाद की पूरी संरचना, उसकी परिभाषा, उसके प्रतीकों और उसके निहितार्थों को नए ढंग से परिभाषित करने की कोशिश की। अब हम देखते हैं कि अन्य जो आलोचक हैं, अन्य अनुवाद चिंतक हैं, उनका क्या योगदान है, कैसे उसमें आते हैं। तो प्राय हम नायडा कटफर्ड के विचारों की चर्चा करते ही हैं, लेकिन आज कुछ और लोगों की चर्चा करके उसको हम इसमें समाहित करने की कोशिश करेंगे, इनके अतिरिक्त नायडा कटफर्ड की, क्योंकि जब हम अलग से चर्चा करेंगे तो उन लोगों पर हम चर्चा करेंगे ही। हम देखते हैं कि वाल्टर बेंजामिन ने अनुवाद चिंतन को एक नई गति दी, एक नई दिशा दी और उसको एक महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया। यद्यपि उन्होंने बहुत ज़्यादा अनुवाद कार्य नहीं किया है, लेकिन जो भी अनुवाद कार्य किया है उसके माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की है कि अनुवाद एक नई दिशा देता है, एक नई आभा की रचना करता है, एक नए सूत्र उसमें भरता है, एक नया संचार कर देता है। और वो कैसे संभव है? वो इस तरह से संभव है कि उन्होंने कहा कि ट्रांसलेशन क्या करता है, आफ्टर लाइफ बना देता है, एक नई जिंदगी बना देता है। और वास्तव में ये कायांतरण के बाद की जो परिस्थितियां हैं, ये कायांतरण कैसे संभव होता है? ये कायांतरण इस तरह से संभव होता है कि अनुवादक अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा, अपनी दृष्टि का उपयोग करते हुए उसमें नई जिंदगी भर देता है और उसे पुराने बंधनों से, उसके केचुल से निकाल लेता है और वो नई आभा के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई चेतना के साथ एक नई रचना जब जन्म लेती है तब वो एक नव्य रचना कहलाती है। और अनुवाद की जो पूरी प्रक्रिया है उतनी सीमित हो जाती है और अनुवादक अपनी भूमिका के साथ निखर हो जाता है और इसलिए वो हिस्टोरियोग्राफी में भी एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, अनुवादक एक इतिहास लेखन में भी एक भूमिका निभा सकता है। यहाँ तक कि जो उसके सिद्धांत है वो कहता है कि अनुवादक की इतनी छूट है, अनुवादक को इतनी छूट है, अनुवादक को इतनी छूट लेनी चाहिए कि वो इस पूरी प्रक्रिया में यह न देखे कि मूल भाषा में वो क्या रची गई है, बल्कि जो लक्ष्य भाषा में, लक्ष्य पाठक तक वो किस रूप में पहुंचती है, किस रूप में वो क्रियान्वित होती है, कैसे वो वहां तक जा रही है, किस रूप में वो फलितार्थ हो रही है, इसको समझने की जरूरत है। और इस दृष्टि से देखें तो हम पाते हैं कि जो इनका मत है वो बहुत उपयोगी है और
जैसा हमने बताया, वाल्टर बेंजामिन का जो बहुचर्चित निबंध द टास्क ऑफ ट्रांसलेटर 1823 में प्रकाशित हुआ और 1923 में प्रकाशित हुआ, और 1923 के बाद से अनुवाद की जो परिस्थितियां हैं वो बदली। उसके साथ साथ उसके सोचने और समझने की क्षमताएं भी बढ़ी। इसके अलावा कुछ अन्य अनुवादकों और रचनाकारों का जिक्र करें तो हम पाते हैं कि इस दौर में नायडा, कैटफर्ड और उसके अलावा एंड्रे लेफ्लेयर, सूजन बैसनेट, लॉरेंस बेनुटी, इन लोगों ने अपने अपने ढंग से विचार व्यक्त किए। लेकिन इसके साथ साथ जो आधुनिक संदर्भ में जब हम उपनिवेशवादी और उत्तर उपनिवेशवादी अनुवादों की बात करते हैं तो उसकी भी अवधारणाएं बदली। जो पोस्ट कॉलोनियल ट्रांसलेशन है उसमें ये कहा गया कि जो अनुवाद है वो एक तरह के उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया है। दिस इज अ ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन। और उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में अनुवादक ने एक तरह से राजसत्ता के मत का समर्थन किया था। इस पूरी पृष्ठभूमि में अनुवाद को देखने की, समझने की जरूरत है, और आधुनिक युग में अनुवाद को 3-4 दृष्टियों से समझने की, देखने की जरूरत बताई गई। इसके साथ साथ बताया गया कि अनुवाद में एक बहुव्यवस्था का भी सिद्धांत होता है, पॉलीसिस्टम ऑफ थियरी है, और इस इटामर इवान जोहर की स्थापना को और गिडियन टोरी की जो स्थापना है वो उसमें बहुत उपयोगी होती है। और उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की कि ट्रांसलेशन भी एक तरह की का सिस्टम है। दिस इज वन ऑफ द सिस्टम्स। और बहुत से सिस्टम्स क्या है, साहित्यिक विधाएं हैं। और फिर बताने की कोशिश की कि कैसे जो है केंद्र और परिध के रूप में ये चर्चा चलती रहती है, कभी साहित्य महत्वपूर्ण हो जाता है, कभी अनुदित साहित्य महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखा और समझा जाने लगा। इसी के साथ साथ आधुनिक युग में गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने अनुवाद की राजनीति की चर्चा की। उन्होंने बताने की कोशिश की कि अनुवाद एक सुनियोजित कार्य है, उसके पीछे एक निहित मंशा होती है, राजनीति होती है, और कैसे उसका क्रियान्वयन किया जाता है, कैसे उसका उत्पादन होता है, कैसे उसका प्रसार होता है, और कैसे अनुवाद की जो कार्रवाई है वो एक सुनिश्चित नजरिए से की जाती है, उसका एक निश्चित अवलोकन होता है। और उस पृष्ठभूमि के आधार पर कभी कभी वो वेस्टेड इंटरेस्ट के रूप में सामने आता है। तो इसी तरह से एंड्रे लेफर जब री राइटिंग की बात करते हैं तो कहते हैं इट इज नॉट एन इनोसेंट एक्ट। ये कोई बहुत जो है ये एक तरह से अनजाने में किया हुआ कार्य कोई नहीं होता, सुनियोजित कार्रवाई होती है। और अनुवादकीय अपनी दृष्टि के प्रसार के लिए या अपने मत को ज्यादा मुखरता से रखने के लिए, इसी तरह से राजाज्ञा का कभी परिपालन करने के लिए, सत्ता के अन्वेषण और निर्देश के अनुसार वो कार्यवाही करते हैं। तो अनुवाद की जो विकसित प्रक्रिया है उसमें अनुवाद के सिद्धांत बने और सिद्धांतों का कैसे भविष्य में उपयोग होगा इसके संदर्भ में हम आगे चर्चाएं करेंगे। लेकिन आज हमने अनुवाद के विकास प्रक्रिया और अनुवाद के सिद्धांत निरूपण में क्या स्थितियां रही हैं, खासतौर से पश्चिमी अनुवाद के संदर्भ में प्राचीन युग में क्या स्थिति थी, मध्य युग में क्या स्थिति थी और आधुनिक युग में क्या स्थिति थी, इसको देखने की कोशिश हमने की है। और एक उसका एक ओवरव्यू किया है, उसका एक विहंगावलोकन किया है, एक संघावलोकन किया है अनुवाद सिद्धांत का। संक्षेप में इन बिंदुओं के साथ जो हमने चर्चा की है वो आशा है आप लोगों के लिए उपयोगी रही होगी। अभी चर्चा हम यही संपन्न करते हैं। बहुत धन्यवाद।